नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास लेक्चर लेकर आया हूं। एक बहुत ही खास टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली हम सभी सुनते होंगे कि संविधान के मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करिए। अभी जो रिसेंटली एक एनजेएसी आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि आप संविधान के मूल ढांचे का हनन कर रहे हैं, तो इसलिए असंवैधानिक करार करते हुए इसको अलग कर दिया। हम लोग बहुत हमेशा सुनते रहते हैं कि संविधान का मूल ढांचा। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये किन परिस्थितियों में सामने आया, क्योंकि पहले तो ये था नहीं, हमारे मूल संविधान का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है ना? तो किन परिस्थितियों में ये सामने आया, बहुत सारे केस के बारे में सुनते होंगे आप। केशवानंदन भारती विवाद, तो गोलकनाथ विवाद, चंपकम दोराइजन विवाद, मिनर्वा मिल विवाद। इससे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं कि ये विवाद किससे संबंधित है, ये विवाद कब आया। इन सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा संविधान जो है 1950 में लागू हो गया, उसके तुरंत अगले साल 1951 में पहला संविधान संशोधन आ गया। तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जिसके कारण एक साल के तुरंत, संविधान लागू होने के एक साल के तुरंत बाद हमें संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। और उतना ही वो संशोधन किया गया और उस संशोधन के तुरंत बाद कोर्ट में केस चला गया चंपकम दोराइजन से, जिसे चंपकम दोराइजन विवाद कहते हैं। 1951 में तुरंत कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट का फैसला आता है, फिर वो कोर्ट का फैसला पहले कुछ होता है, बाद में उसे कुछ बदल करके कर दिया जाता है, और फाइनली 1973 में एक केशवानंदन भारती विवाद आता है, जहां पर ये कोर्ट का फैसला पहले फैसला से बिल्कुल बदल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप चलिए, आप कहीं भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकार बदल सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व बदल, जो दिल करे वो करिए, लेकिन सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा। मतलब संसद को अन्यन शक्ति दे दी गई, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन न करने का बताया गया, बाकी बोला गया कि आप जो चाहे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के आने की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण इन सारी मुद्दों को, इन सारे मुद्दों को आना पड़ा। ठीक है ना? और आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, किस हद तक के हमारा संविधान पहुंच चुका है, हमारी जुडिशियर किस हद तक के एक्टिव है, इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ केसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो केस है हमारा सुप्रीम कोर्ट का कुछ केस है, जैसे चंपकम दोराइजन का केस है, एक मिनट, जैसे चंपकम दोराइजन का केस है, अभी हमने भवन का केस है। ठीक है, उसके बाद शंकरी प्रसाद का केस है, सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ का केस है, केशवानंदन भारती विवाद है। इसमें देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप देख लीजिए, ये ईस्वी सन भी पूछता है, कई एग्जाम में ऐसा पूछता है कि आपके ऑप्शन मिलान करने के लिए दे देंगे, एक तरफ केस रहेगा, दूसरी तरफ उसका वर्ष रहेगा, आपको बताएगा कि ये केस कब आया, इससे संबंधित क्या विषय किससे संबंधित था। तो इन सारे मुद्दों पर बहुत ही तथ्यवार ढंग से हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इन सारे केस की पृष्ठभूमि क्या है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान की समझ या न्यायपालिका के एक्टिविटी के बारे में आप समझ चाहते हैं, तो ये मुद्दा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर समझदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के बाद आप ध्यान देंगे कि आगे चल करके आप मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, पता है आपको इसका। जो अगर आपका कोई हनन कर रहा है मौलिक अधिकार, तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी जो है, वहाँ पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आपके पास अधिकार नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसा डीपीएसपी है, साधारणतः तो मूल अधिकार ऊपर होता है, ये जो है श्रेष्ठ होता है, डीपीएसपी उतना श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन कुछ एक डीपीएसपी ऐसे हैं जो मूल अधिकार के ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे कौन सा है, 39B और 39C। ये जो डीपीएसपी है वो आपके 14, 19, 15 पर हावी हो जाते हैं। तो ये क्या परिस्थितियां बन गई थी ऐसी कि मूल अधिकार कमजोर हो गया और डीपीएसपी मजबूत हो गया, ऐसी क्या चीज़ें उत्पन्न हो गई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप पेशेंस के साथ बने रहें, आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप सारे तथ्यों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। अभी तक जो रटने की कोशिश करते थे कि केशवानंदन भारती विवाद ये आया, वो आया, ऐसे आया,
वैसे आया। इसके साथ साथ एक और चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो न्यायपालिका का कभी डिसीजन हाँ होता है, यस, कभी डिसीजन नो होता है, तो इसकी परिस्थितियाँ क्या बनी, ये कौन कौन से परिस्थितियों में ये सब सारी चीज़ें घटित हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ बता देते हैं आपको। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय बहुत सारे गतिरोध थे संविधान में, जिसे छिपा लिया गया। एक्चुअली बात यह थी कि हमारा संविधान सर्वसम्मति से लागू किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुमत से लागू किया गया, ऐसा कुछ नहीं था, सर्वसम्मति से। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लिया जाए ये प्रॉब्लम आ गया कि भाई गांधी जी का सपना था कि स्थानीय स्वशासन का विस्तार होना चाहिए और भारत में स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था होना ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग थे कि इसको मौलिक अधिकार में रखने का सोच रहे थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको संवैधानिक रूप देने का सोच रहे थे कि ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन संविधान के कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे भीमराव अंबेडकर, ये बोलते थे नहीं, इसको संवैधानिक रूप नहीं देना है, इसको मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देना है। अगर ये लागू कर दिया गया अभी तो फिर हमारे समाज में वही स्थिति आ जाएगी, फिर जमींदारों का बोझ बढ़ जाएगा। हमारे संविधान के जो हमारे समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनमें फिर वही वाली स्थिति आ जाएगी, फिर उसी तरीके का झंझट वो सामना करेंगे। इसलिए ये भीमराव अंबेडकर जो थे पंचायती राज व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन कुछ एक संविधान के लोग थे, संविधान सभा के, वो चाहते थे कि नहीं ये लागू किया जाए। तो अब इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और फाइनली उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। स्थानीय स्वशासन को आप जानते होंगे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है पंचायती राज व्यवस्था। अब ये सरकार पर छोड़ दिया गया कि कल के डेट में सरकार अगर चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो लागू नहीं कर सकती। तो इस तरीके से सर्वसम्मति से कुछ गतिरोध पैदा भी हुआ, तो उस गतिरोध को वहीं पर सर्वसम्मति से कुछ आगे पीछे मैनेजमेंट करके पारित कर दिया गया। और यही कारण हुआ कि 49 में हमारा संविधान लागू हुआ और तुरंत 1951 में पहला संविधान संशोधन करना पड़ा, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई क्योंकि गतिरोध था, संविधान पूर्ण रूप से सही था ही नहीं, बहुत सारे गतिरोध उसके अंदर दबा लिए गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक छोटे से बात पर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में दो तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला तो प्रस्तावना, जो पूरे संविधान की भूमिका को बताता है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, सरकार को सचेत करता है। तीसरा नीति निर्देशक तत्व, जो सरकार को बोलता है कि नागरिकों के लिए आप ये व्यवस्था कीजिए, वो व्यवस्था कीजिए, जैसे पंचायती राज का व्यवस्था कीजिए, सिविल कानून लाइए, समान संहिता लाइए, ठीक है ना। गरीब असहायों के लिए व्यवस्था कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुसूचित जातियों के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था कर सकते हैं, बुढ़ापों में आप मदद कर सकते हैं, गर्भवती स्त्री को आप कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरीके से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये अलग अलग चीज थे। अब इसमें क्या था, आप सभी लोग जानते हैं कि मूल अधिकार जो है हमारा, वो न्यायालय में नियोजित है। नियोजित कहने का मतलब, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप तुरंत हाईकोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब आपको आपके मूल अधिकार का जो रक्षा है वो कोर्ट करेगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी कर सकती है। लेकिन अगर आपके कोई ऐसा नीति निर्देशक तत्व जिसका पालन सरकार नहीं कर रही है, तो आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि मूल अधिकार ज़्यादा ताकतवर है और नीति निर्देशक तत्व कम ताकतवर है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करे और नहीं चाहे तो नहीं करे, जबकि समय समय पर बहुत सारे नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन भी किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो मूल अधिकार से मजबूती स्थिति में है, जैसे 39B और C। तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जो फाइनली नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार के ऊपर लेकर आ गया? इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, अब हम बताते हैं यहाँ पर आगे हर चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले भाग 3 का अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 जो है वो ये बताता है कि हमारा जो नीति मूल अधिकार है इसका हनन संसद भी नहीं कर सकती है, और आर्टिकल 32 के तहत हमें
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण भी प्राप्त है। हाई कोर्ट से 226 के तहत है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत है। संरक्षण प्राप्त है, सरकार इसे छीन भी नहीं सकती है। और अनुच्छेद ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाज कल्याण के लिए है। अब बात यह है कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे गुलाम देश में अगर अमीर आदमी देश की आज़ादी चाहते थे तो गरीब किसान भी उसमें भाग ले रहे थे। अगर कोई ब्राह्मण या राजपूत तबके के लोग हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दे रहे थे तो निचले तबके के गरीब और दलित भी उतना ही भूमिका उठा रहे थे। अगर पुरुष देश की आज़ादी में भाग ले रहे थे तो महिलाएं भी देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रही थी। मतलब हमारे समाज के हर एक वर्ग के लोग देश की आज़ादी में समान रूप से अपना अपना जो है इम्पोर्टेंस दे रहे थे और अपना अपना भाग ले रहे थे। और हर लोग सोच रहे थे कि भारत आज़ाद होगा और हम आज़ादी के एक आज़ाद देश में सांस लेंगे। अब वैसे कंडीशन में हर एक का सपना था, गरीब मजदूर का अलग सपना था, गरीब किसान का अलग सपना था, निचले तबके के दलित लोगों का अलग सपना था, महिलाओं का अलग सपना था। हर लोग अपने अपने सपने संजोए हुए थे कि देश आज़ाद होगा तो हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। लेकिन क्या हो गया स्थिति, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, अब स्थिति हो गया कि आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन में हर किसी को समान अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। अब आप समझिए, जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय जो ऊंचे तबके के लोग थे वो तो पढ़े लिखे थे, जो नीचे, और उनकी संख्या भी कम थी। ऐसा नहीं कि 100 लोग हैं तो उसमें 70 लोग ये लोग ऊंचे तबके के लोग थे, नहीं, ज़्यादातर जो संख्या थी वो नीचे गरीब और दलितों की संख्या ज़्यादा थी। अब मान लिया जाए कि कोई 100 सीट निकला है किसी वैकेंसी के लिए, अब 100 सीट में पढ़े लिखे तो ये लोग हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो सीट में आप फॉर्म फिलअप कर सकता है, इधर गरीब के लोग भी कर सकते हैं, SC ST वाले भी कर सकते हैं, दलित भी कर सकते हैं, OBC वाले भी कर सकते हैं, सामान्य वाले भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये 100 सीट पढ़े लिखे कौन थे? सामान्य जाति के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अब ये 100 सीट में 80 सीट 90 सीट ये कवर कर लेते थे, जबकि इनकी जनसंख्या का अनुपात भी कम था। और इधर 70% जनसंख्या जो कवर करते थे, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, उनका इसमें भागीदारी बहुत कम आता था। अब इनकी स्थिति में तो कोई सुधार नहीं आ रही है ना। हमें आर्टिकल 16 के तहत मौलिक अधिकार में तो दे दिया गया कि भाई आपको समान अवसर में समान अधिकार है, लेकिन फिर भी उस समान अधिकार में इनका तो कोई ज़्यादा भला नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे स्थिति में समानता के बीच में भी बहुत असमानताएं रहने लगी। यही कंडीशन था कि धीरे धीरे आप देखिएगा सरकार अलग अलग प्रोविजन लाती है। वहीं नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है कि जो आपको लगता है कि पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग हैं, जो आपको लगता है कि नहीं इनका प्रोविजन किया जाना चाहिए, इनको उत्थान किया जाना चाहिए, तो आप उनके साथ, जैसे आर्टिकल आप देख सकते हैं, आर्टिकल 46 जो है नीति निर्देशक तत्व का, उसमें क्लियर बोला गया है कि SC ST या अन्य जो आपके पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए आप शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रोविजन कर सकते हैं। लोक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरी में आप विशेष प्रोविजन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व सही नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो एक तरफ तो आपका मूल अधिकार आड़े आ रहा है। अब मान लिया जाए कि अभी जो आरक्षण का इतना मुद्दा चलता है, मान लीजिए कि किसी नौकरी में 100 सीट है, ठीक है। अब इसमें SC ST को बोल दिया गया कि भाई 20% सीट आपका है, मतलब 20% सीट SC ST के लिए रिजर्व हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, ये जो 20% सीट रिजर्व हो गया, इसका मतलब सामान्य लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप 20% सीट पर नहीं जाएंगे, आपके लिए सिर्फ 80 सीट है। तो यहाँ समानता कहाँ आई? मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य लोगों को तो हटा दिया गया ना। इसमें तो सामान्य लोगों के साथ में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इसके साथ तो अन्याय किया गया, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। और आप आगे देखेंगे कि इसी तरीके का हनन हुआ और सामान्य जाति के लोग जो हैं वो कोर्ट का शरण लेते हैं, बोलते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे साथ न्याय कर रही है। और ये बात भी सही है, क्योंकि कानून, संविधान तो यही कहता है कि हर किसी के साथ समान अवसर होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे एक और चीज देखते हैं, अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 संबंधित था किससे? संपत्ति के अधिकार से, जिसे आगे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उस समय तक, जिस समय आज़ादी के समय की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, 1976 के पहले की बात कर रहे हैं,
उस समय तक तो हमारा अनुच्छेद 19 भी था और अनुच्छेद 31 भी था। 19F में बताया गया था कि आप संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं और उसे निपटाने की आपको आज़ादी है, आपको कोई नहीं रोकेगा, सरकार नहीं रोकेगा। और अनुच्छेद 31 में बोला गया था कि आपको संपत्ति का अधिकार है, उसे सिर्फ और सिर्फ लोक हित में ही हटाया जाएगा और वो भी उसके लिए आपको प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जाएगा, और वो भी सरकार तय नहीं करेगी बल्कि विधि द्वारा तय किया जाएगा कि आपको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए। मतलब ऐसे सरकार नहीं हटा सकती है। अब आप समझिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। अब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय दो वर्ग, एक तो अमीर वर्ग थे, दूसरा गरीब वर्ग थे। गरीब, दलित, SC ST, ये सब जितने भी किसान, गरीब किसान, जितने भी लोग थे आज़ादी में समान रूप से भाग लिए। बाद में सरकार भी बोलते रही कि भाई देश आज़ाद हो जाएगा तो हर किसी का कल्याण किया जाएगा। अब बाद में भी वही शोषण का शिकार, वही गरीबी बन रहे तो देश आज़ाद का क्या मतलब होता? फिर तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं हुआ इन लोगों के लिए। तब सरकार के दिमाग में आया कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास में कुछ एक हिस्सों में पूरी की पूरी संपत्ति अधिगृहित है, तो उस संपत्ति को वहां से हटाया जाए और गरीब लोगों के कल्याण में लगाया जाए। और इसी के लिए 1951 में सबसे पहली बार प्रथम संविधान संशोधन करके भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। आपको पता होगा कि 1951 का जो प्रथम संशोधन अधिनियम है, उसका मुख्य हिस्सा, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन मुख्य हिस्सा भूमि सुधार अधिनियम था, जिसके अंतर्गत आपके जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था की गई थी। जमींदारी उन्मूलन कहने का मतलब कि जो जमींदार थे, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन थी, वो ज़मीनों को सरकार अपने हाथ में ले रही थी ताकि इससे गरीबों का कल्याण किया जा सके। क्योंकि सरकार तत्काल देश गुलाम से आज़ाद हुआ था, उस समय सरकार के पास में इतनी संसाधन नहीं थी कि वो बिना इसको उठाए हुए गरीबों का कल्याण कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार तो कह रहा है कि ठीक है, आपको पूरा हर तरीके से समान है, लेकिन सरकार के ऊपर एक नैतिक दायित्व भी है कि गरीबों का कल्याण किया जाए। बात आ रही समझ में ना? उसी तरीके से अब देखिए 39B और C क्या बोलता है। अनुच्छेद 39B और C नीति निर्देशक तत्व का यह बोलता है कि विभिन्न वर्गों में आर्थिक समानता होनी चाहिए। मतलब हर तरीके से आर्थिक समानता आपको लाना है, गरीबों का कल्याण करना होगा, उनके लिए विशेष प्रबंध करना होगा, आपको समान वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन लाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। आप कहाँ से करेंगे ये? सरकार के पास तो इतनी पैसा थे नहीं। अब इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं अमीर व्यक्तियों से उसका संपत्ति छीनना था किसी कीमत पे, और अगर उनकी संपत्ति छीनी जा रही है तो उनकी संपत्ति तो मौलिक अधिकार के तहत प्रोटेक्टेड है, जैसे ही छीनेंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये गतिरोध मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में ये गतिरोध था। इसके अलावा और देखते हैं अनुच्छेद 15 वर्सेज अनुच्छेद 46। अब अनुच्छेद 46 बोलता है कि अनुसूचित जाति जनजाति या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आप शिक्षा में विशेष प्रबंध करें, और साथ में लोक नियोजन, कहने का मतलब सरकारी नौकरी में आप विशेष प्रबंध करें। लेकिन वही अनुच्छेद 15 बोलता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर आप किसी में कोई भी भेद नहीं कर सकते हैं। अब वो सामने वाला दलित हो या SC ST, उससे कोई मतलब नहीं, आप उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 46 को लागू करने में कौन आड़े आ रहा था? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 39B और C को लागू करने में कौन आड़े आ रहा था? अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 25 ये बोलता है कि आपको कोई भी धर्म मानने का स्वतंत्रता है और आप धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं। अब इस हिसाब से आप देखिए तो जो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम में तलाक का व्यवस्था था। उसमें मुस्लिम महिलाओं को तलाक 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 कह दिया जाता था। भाई मुस्लिम महिला हो जाती थी, तलाक हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंदू को देखा जाए तो हिंदू में वैसा व्यवस्था नहीं था। तो हिंदू की जो महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं मुस्लिम की महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर थी इन सब मामलों में, इनके पास ज़्यादा अधिकार था। तो एक तरह से हिंदू की महिलाएं और मुस्लिम की महिलाएं, ये दोनों के बीच में समानता तो नहीं हुआ ना। अब इन दोनों के बीच में समानता लाने के लिए समान संहिता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 44 में, जिसके तहत बोला जाता है आप किसी धर्म के हैं उससे कोई मतलब नहीं है, विवाह संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी, तलाक संबंधी हर तरीके का सिविल राइट समान होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों में अलग व्यवस्था थी जो हिंदुओं से बहुत हद तक के
उनको अलग कर रहा था। और वो कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि आपका मौलिक अधिकार है। मुसलमान तो सीधे बोल देंगे कि भैया ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ये तो हमारे पहले का पूर्वजों का दिया हुआ है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, आप कैसे छीन सकते हैं? तो इस तरीके से आप देखेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारे गतिरोध देखेंगे जहां पर मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में गतिरोध उत्पन्न हो गया। सरकार की ये मजबूरी थी कि वो गरीबों का कल्याण करे, गरीबों का दबाव आ रहा था सरकार के ऊपर कि भाई आज़ाद हो गया देश, अब हमारी व्यवस्था कीजिए, आप हमें बेहतर जीवन दीजिए। और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार, उसके संपत्ति को, कुछ एक जिनकी संपत्ति थी बस उसी के पास में संपत्ति रहने का निर्णय दिया गया क्योंकि उनका अधिकार है। तो इस तरीके से बहुत गतिरोध उत्पन्न हो गए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे गतिरोध को खत्म किया गया है, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ ही एक और चीज है, अंबेडकर जी बोले थे कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको आर्थिक रूप से और समाज में लोगों को विशेष ध्यान और समानता लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष के पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है और कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब है तो उससे आपका राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो जाएगा। नहीं, आपको आर्थिक समानता लाना होगा, सामाजिक समानता लाना होगा, समाज में ऊंचे नीचे का वर्ग भेद मिटाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो बोला जाता है कि संपत्ति आपका अधिकार है भाई, आपको कोई नहीं छीन सकता है संपत्ति। तो अब इन्हीं सब मुद्दों के कारण आज़ादी के तुरंत बाद भूमि सुधार कानून आया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत, जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन किया गया। संपत्ति पर बोला गया सीधा राज्य का अधिकार होगा। पहले क्या होता था कि इधर मान लीजिए कि गवर्नमेंट है और यहाँ पर किसान है, फार्मर है, ठीक है ना, तो बीच में जमींदार होते थे, वो किसानों से टैक्स लेते थे, राजस्व, और वो फिर गवर्नमेंट को देते थे। मतलब जमींदार बिचौलिया का काम करते थे। अब यहाँ पर सीधे गवर्नमेंट बोली कि नहीं, अब आपकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहते हैं तो किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, अब किसान और गवर्नमेंट डायरेक्ट फेस टू फेस हो जाएंगे। सॉरी। तो इस तरीके से किया गया। उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया क्या कि हम हैं, अब हमारे पास 1000 एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना, 1000 एकड़, तो सरकार बोलेगी कि नहीं, एक निश्चित बोल देगी कि हाँ भाई 30 एकड़ से ज़्यादा किसी एक आदमी के पास में ज़मीन नहीं हो सकता है। तो इसके अलावा जितने भी 970 एकड़ मेरा ज़मीन है ये सरकार अधिकृत कर लेगी। ये हो गया लैंड सीलिंग एक्ट। अगला आया शिक्षा के क्षेत्र में SC ST जो वंचित थे उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। तो आज़ादी के तुरंत बाद जो इतने सारे गतिरोध उत्पन्न हो गए, जिसमें सरकार को लगा नहीं, हमें इन दलितों को, इन गरीब के, इस समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना जरूरी है, उनमें शिक्षा का स्तर में सुधार लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। तो ये सारी कानून जो है वो लाया गया आज़ादी के तुरंत बाद, और यही कारण है कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि तुरंत संविधान लागू होने के तुरंत अगले वर्ष ही क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग चर्चा करते हैं कि चंपकम दोराइजन केस के बारे में। हुआ गया था कि सरकार, मद्रास की जो सरकार थी साउथ में, उन्होंने क्या किया कि सरकारी कॉलेजों में या जो भी दलित वर्ग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। उनके लिए क्या कर दिया? आरक्षण कर दिया। अब आप एक चीज़ समझिए, क्योंकि अनुच्छेद 46 में बोला गया था कि गरीब कल्याण के लिए आरक्षण कर सकते हैं आप, ठीक है ना, तो सरकार वहाँ की कर दी कि हाँ भाई आरक्षण कर दिए हम, क्योंकि उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था और उनके विकास के लिए ज़रूरी था। अब बात ये थी कि अब अगर मान लीजिए कि 100 सीट था किसी कॉलेज में, अब 20 सीट मान लिया कि आरक्षण कर दिया गया, तो अब जनरल जाति के लिए तो 80 सीट ही मिला ना, जनरल में जितने भी लोग थे उनके लिए। अब ये जनरल के साथ तो अन्याय हो गया। जनरल तो बोलेगा कि आप तो, संविधान में तो हमें बोला जाता है कि आपके साथ में कोई तरह का जाति को लेकर के, आप भूमिहार रहें, राजपूत रहें, ब्राह्मण रहे, वैश्य रहे, क्षत्रिय रहे, दलित रहें, कोई मतलब नहीं, जाति को लेकर कोई विभेद नहीं होगा। लेकिन आप तो यहाँ विभेद कर रहे हैं, 20 सीट किसी स्पेशल जाति को दे रहे हैं और हमें तो आप कम सीट दे रहे हैं, तो हमारे साथ तो अन्याय हो गया। और ये केस लेकर के पहुँच गए कहाँ? हाई कोर्ट में पहुँच गए। चंपकम दोराइजन केस इसे कहते हैं, वर्सेज मद्रास हाई कोर्ट। अब वहाँ पर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के तहत बोला गया कि भैया ये जो आरक्षण दिया गया है दलित वर्गों के लिए, ये असंवैधानिक है,
हमारे मूल अधिकार का हनन करता है, और चूंकि आप जानते हैं कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट पहुंच सकते हैं। 14 में क्या बोला जाता है? 14 में बोला जाता है विधि के समान समता, मतलब हर जात लंग मतलब जो भी है वो सारे के सारे विधि के समक्ष समान है, किसी तरीके का कोई विधान में कोई अलग विभेद नहीं किया जाएगा। और 15 में बोला जाता है कि वही जात धर्म लिंग ये सब के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आपको किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अब इसके कि हमारा 14 और 15 आर्टिकल का हनन हो रहा है, वो पहुंच गए कोर्ट में। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव की स्थिति आ गई। अब आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को तो आरक्षण संरक्षण प्राप्त नहीं है कोर्ट का। मूल अधिकार के बारे में है कि हाँ, अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जाइए, तो संविधान में तो यही लिखा हुआ है। कोर्ट में गए, कोर्ट बोल दिया कि ठीक है भैया, मूल अधिकार आप जीत गए, जाइए, आरक्षण खत्म। तो संविधान उस समय आरक्षण को खत्म कर दिया, कोर्ट उस समय आरक्षण को खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, मूल अधिकार में तो बोला जाता है हर लोग समान है, तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण जो है असंवैधानिक है, और इस तरीके से आरक्षण को उस समय खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से भूमि सुधार अधिनियम आया। बहुत सारे राज्य सरकार जो है भूमि सुधार, लैंड सेलिंग एक्ट ये सब लाए। अब वहाँ पर जितने भी जमींदार लोग थे वो पहुँच गए तुरंत कि भैया हमारा तो 19F और 31 कहता था ये मौलिक अधिकार है, हमारे अधिकार को आप हनन कैसे कर सकते हैं। वहाँ राज्य सरकारें हारने लगी, राज्य सरकार की हार हो गई। बोले कि हाँ सही बात है, आपका तो मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण खत्म कर दिया गया, भूमि सुधार कानून कई जगह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब ऐसे स्थिति में सरकार तो चाह रही थी कि गरीबों का कल्याण हो, लेकिन कोर्ट वहाँ पर करने नहीं दे रहा था। अब गरीबों का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ रहा था कि भैया आप आज़ाद करवा दिए, आज़ाद हम हो गए, लेकिन हमें न तो आर्थिक रूप से मदद दिया जा रहा है, न शैक्षणिक रूप से मदद दिया जा रहा है। अब हम करें तो क्या करें? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो नौकरी ले रहे हैं, आपके पास पैसा है, और हम तो पढ़े नहीं, हमको तो कभी मौका मिला नहीं, तो अब तो मौका दीजिए। ये सारी बातें आई। अब ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट भी करे तो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट को भाई निर्देश था कि आप संविधान का पालन करेंगे, और संविधान में तो यही कंडीशन क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू सरकार, अब सुप्रीम कोर्ट भाई बोली कि अब हम क्या करें, अब हम तो वही काम करेंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। सरकार उस समय नेहरू जी की सरकार थी, केंद्र में राज्य में अधिकतर जगह कांग्रेस की सरकार थी, बहुमत बहुत ज़्यादा सीटों से सरकार बने हुए थे, सरकार जो थी वो ताकतवर थी केंद्र में। उन्होंने क्या किया, बोला कि अच्छा कोर्ट में आपको संविधान में लिखा हुआ है ना कि मौलिक अधिकार ताकतवर है, और आप संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, आपके मौलिक अधिकार में ही चेंजिंग कर देते हैं, और मौलिक अधिकार में ही लिख देते हैं कि नहीं जरूरत पड़ेगी तो भाई चेंज किया जा सकता है, तब तो आप फैसला नहीं देंगे ना। और उसी समय प्रथम संविधान संशोधन लेकर के जवाहरलाल नेहरू आए। इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी है आपको समझ में आ रही है ना? केस आया, आरक्षण दिया गया, आरक्षण को खत्म कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। बोला कि नहीं, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। और इस मौलिक अधिकार के हनन को खत्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन लाया। उसके तहत क्या लाया गया? अनुच्छेद 31 का, उसमें बताया गया कि भू सुधार संबंधित कानून में अनुच्छेद 14 और 19 के तहत कोई सुरक्षा आपको नहीं मिलेगा। उसमें क्लियर लिख दिया गया, अनुच्छेद 31 था ना, उसमें एक नया प्रोविजन 31 का ऐड किया गया, और उसमें क्लियर लिख दिया गया कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर भू सुधार से संबंधित कोई कानून लागू किया जाता है तो आपको अनुच्छेद 14 और 19 के तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भैया हम तो समान हैं, हर जात के साथ समानता के व्यवहार होना चाहिए, और 19 के तहत हमारा व्यवस्था है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये आप नहीं जा सकते। उसके साथ 15(4) में लिख दिया गया, 15 आर्टिकल में उसके चौथा सब आर्टिकल में लिख दिया गया, जैसे 15 में 3 आर्टिकल पहले से थे, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, 3 आर्टिकल पहले से थे, तो 15 चौथा आर्टिकल में लिख दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था। उसमें क्लियर, मतलब आप समझिए कि मौलिक अधिकार में ही लिख दिया गया कि मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर अब केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट फिर वही संविधान उल्टेगी, देखेगी कि अच्छा क्या है प्रोविजन, तो अच्छा मौलिक अधिकार में ही लिख दिया गया कि भैया आप मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं। आप 15(4) में लिख दिया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 में लिख दिया गया कब में कि अनुच्छेद 14 और 19, अब भू सुधार संबंधित कानून आएगा तो उसमें कोई 14 और 19 का दलील देकर के कोई काम नहीं कर सकता है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। और उसके साथ साथ एक और 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया। बोला गया इसमें कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून ले आते हैं तो इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये 3 तरह का सुधार लाया गया। बात आ रही समझ में ना। अब पहले जो व्यक्ति बोलते थे कि भाई 14, 15, 19, 31 के तहत हमारा संपत्ति का, हमारा अधिकार हनन हो रहा है, अब तो वो कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि 14 में ही लिख दिया गया, 19 में ही लिख दिया गया, 31 में ही लिख दिया गया, 15 में ही लिख दिया गया कि अगर स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है उनके लिए तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते। तब अब क्या होगा, 9वीं अनुसूची बना दी गई। एग्जाम में पूछता है कि 9वीं अनुसूची कब आया, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत आया। ये चीजें समझने के लिए है आपकी। अब देखिए अब क्या हुआ, अब ये सारी चीजें हो गई, अब तो बवाल मच गया, सामान्य जो कैटेगरी के लोग थे उसके अंदर बवाल मच गया। अब इससे क्या हो गया कि अब इससे आरक्षण भी वैध हो गया था पहले कि हाँ अब जो आरक्षण सरकार दे रही है वो वैध हो गया। भूमि सुधार के अंतर्गत जो लैंड सीलिंग एक्ट किया गया, जमींदारी अनुमूलन किया गया, वो सारा का सारा वैध हो गया। अब आता है शंकरी प्रसाद का केस। इसमें उन्होंने क्या बोला कि आप जो प्रथम संविधान संशोधन कर रहे हैं ना, ये प्रथम संविधान संशोधन ही अवैध है, क्योंकि अब तो ये कह नहीं सकते कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार में ही अब डाल दिया गया कि अब व्यवस्था कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का पहले तो एक उपाय था ना कि भाई मूल अधिकार ही हमारा हनन हो रहा है, तो कोर्ट में चले जाते थे। अब तो मूल अधिकार हनन नहीं हो रहा है आपका। तब क्या किया गया, एक नया एंगल लाया गया, उसमें बताया गया कि जो प्रथम संविधान संशोधन आप किए हैं ना, वही अवैध है, इलीगल है। कैसे इलीगल है, तो भैया जी आप संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 13 में संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद, अब मूल अधिकार का अब लड़ाई नहीं रह गया, अब लड़ाई क्या आ गया, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 का। आपको एक चीज़ बताते हैं, अनुच्छेद 368 भाग 20 में है संविधान के, और इसके तहत संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं 2/3 बहुमत से, अलग अलग चीज़ें, साधारण बहुमत से, उसका 2/3 प्लस आधे राज्यों के सपोर्ट से, ये अलग अलग है। वहाँ पे आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। बात आ रही समझ में ना। और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है कि आप जो है मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे कम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 में ऐसा व्यवस्था दिया गया है। और अनुच्छेद 368 में है कि आपको संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया। अब ये शंकरी प्रसाद का कहना था कि आप अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके भी अनुच्छेद 13 में संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 13 जो है वो अनुच्छेद 368 से ऊपर है। अब लड़ाई आ गई 368 और 13 का, और यही हम लोग अब आगे देखते चलेंगे। हर एक बार जब भी केस आएगा तो यही लड़ाइयाँ आगे आएगी, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 13(2) में, सब आर्टिकल 2 में, कि फंडामेंटल राइट, फर का मतलब फंडामेंटल राइट है, कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून यदि जिस सीमा तक मूल अधिकार का हनन करता है तो उस सीमा तक अवैध होगा। बात आई समझ में। जैसे मान लिया जाए कि सरकार कोई एक कानून लाई, एक कोई नियम लाई जिसमें 10 कानून है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें मान लिया जाए कि 1 और 2 जो कानून है वो किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो 1 और 2 कानून को हटा दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा, और बाकी कानून जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो लागू रहेंगे। इसका मतलब यही है कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ अगर कोई कानून लाया जाता है और वो कानून जिस सीमा तक मूल अधिकार का हनन करता है तो उस सीमा तक अवैध हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा, ठीक है ना। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। इसको पृथक्करण सिद्धांत भी कहते हैं, कि मतलब पृथक्करण उसको कर दिया गया कि कुछ हद तक के, जितना हद तक के वो असंगत था उतना हद तक के उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 13(3) में क्या बोलता है कि कानून का मतलब, अब जैसे कोई भी कानून जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो कानून का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में बताया अनुच्छेद 13(3) में। उसमें बताया कि कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी विधि, कोई भी उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कोई भी चीज़ जो सरकार इस तरीके का चीज़ लाती है तो वो कानून के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा नियम, विनियम कुछ भी बनाया गया जो मूल अधिकार का हनन करता है, ठीक है ना, तो वो अवैध हो जाएगा जिस हद तक के वो मूल अधिकार का हनन करता है। ये दोनों पॉइंट समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब बताया गया कि आप जो संविधान का संशोधन कर रहे हैं ये भी तो एक तरह से नियम ही है ना, क्योंकि संविधान संशोधन होने के बाद एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है,
एक्ट जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी तो एक तरह से अधिनियम ही है। अब ये देखिए, अब ये उस समय संविधान जो निर्माता थे उनका ध्यान नहीं रहा या क्या नहीं रहा, यहाँ पे संविधान संशोधन अलग से लिखे नहीं कि हाँ इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13(3) में संविधान संशोधन के अंतर्गत जो नियम बनाए जाते हैं वो भी आएंगे, ये लिखे नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों को डाले कि हाँ कोई भी सरकार का अध्यादेश, विधि, नियम, उपनियम, विनिमय, अधिसूचना, कुछ भी जो है वो अगर हनन करता है मौलिक अधिकार का तो वो अवैध है। लेकिन संविधान संशोधन के बारे में लिखे नहीं। और यही चीज़ पकड़ लिया शंकरी प्रसाद के केस में। जो वकील थे वो बोले कि भैया जी आप जो इतना सारा चीज़ कर रहे हैं तो आप ये हमें बताइए कि जो संविधान का संशोधन होता है वो भी तो एक तरह से नियम ही है। प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) से अलग थोड़े है, 1303 नहीं 13(3) है, मतलब तीसरा आर्टिकल अनुच्छेद 13(3). तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो भी तो 13(3) के अंतर्गत ही है। और इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 13 जो है वो अनुच्छेद 368 को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 13 जो है आपका ऊपर होगा। आप 368 के तहत कोई कानून बना करके अनुच्छेद 13 को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से सामान्य कानून और संशोधन जो है वो एक ही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई सरकार जी आप फैसला दीजिए कि आपका क्या कहना है। ठीक है, ये तो हमारे विपक्ष के वकील का था, बता नहीं समझ ना, ये जो अपोजिशन के वकील थे ये उनका था। अब सरकार के पास में गया कि हाँ सरकार बोलिए अब आपका क्या कहना है, ऐसा ऐसा दलील है। सरकार बोली कि देखिए सामान्य कानून अध्यादेश होता है, आदेश होता है, विधि उपविधि होता है, लेकिन सामान्य कानून और संशोधन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जबकि आपको भी पता है कि संशोधन तो सिर्फ संशोधन होता है, वो भी तो एक तरह का कानून ही होता है। लेकिन सरकार बोल दी कि नहीं, सामान्य कानून अलग होता है और संशोधन अलग होता है, और कोर्ट जो है उस सरकार के साथ फैसला दे दी। एक्चुअली अब बात यह है कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर सरकार जो गवर्नमेंट है वो मजबूत स्थिति में रहती है तो कोर्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये चीज़ आप कहीं भी ध्यान रखिएगा कि अगर घर का मुखिया जो है वो अगर ज़्यादा ताकतवर है तो घर के अन्य सदस्य थोड़ा डाउन रहते हैं, और घर का मुखिया अगर कमज़ोर है तो अन्य सदस्य उस पर हावी रहते हैं। यही चीज़ यहाँ भी है। जवाहरलाल नेहरू का वहाँ पर बहुत बहुमत में सरकार था। ठीक है, अब वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार की बात मान ली क्योंकि सरकार ताकतवर है। आगे हम लोग देखेंगे गोलकनाथ के समय सरकार कमज़ोर हो जाता है और किस तरीके से ये सारे फैसले को गोलकनाथ कट कुट कर देता है, बोलता है ख़त्म हो गया, सारा सिस्टम ख़त्म। ये सारे फैसले गलत साबित कर दिए जाते हैं गोलकनाथ के समय में 1967 में। आपको पता है उस 1967 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और उस समय अल्पमत में सरकार रहती है, गठबंधन की सरकार चलती है कांग्रेस की इंदिरा गांधी के समय में। तो ये चीज़ें थी। यहाँ पर शंकरी प्रसाद का केस आया और वहाँ पर सरकार के साथ, पहले केस में तो सरकार की हार हो गई, तो सरकार क्या कर दी, ध्यान रखिए। पहले केस में बोला गया कि भाई हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे और संविधान में बोला गया कि मौलिक अधिकार ऊपर है, तो सरकार क्या कर दी, अच्छा ऊपर है चलो ठीक है, मौलिक अधिकार में ही संशोधन करके बोल दिया गया कि उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद शंकरी प्रसाद का आया जिसमें बोला गया कि प्रथम संविधान संशोधन अवैध है, लेकिन वहाँ पर बोला गया, सरकार बोल दी कि नहीं प्रथम संविधान संशोधन कोई नियम नहीं होता है इसलिए वो अवैध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मान ली। अब इसी तरीके का एक 1953 में बेरा बनर्जी केस आया बंगाल में, जो लैंड सीलिंग से संबंधित था, भूमि सुधार से। उसमें क्या कर दिया गया, उसमें भी कोर्ट का उसी तरीके से मौलिक अधिकार के आधार पर कोर्ट में चुनौती दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू क्या किया कि 1955 में उसे चौथे संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में रख दिए। अब हो गया 9वीं अनुसूची में कोई भी जो भी सब्जेक्ट रख दिया जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, कोई कानून उस पर, कोई न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब इस चक्कर में यह भी केस खत्म हो गया। यहाँ पे भी जो सामान्य जाति के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका खत्म हो गया कहानी। अब आप समझ रहे हैं ना, ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दुश्मनी है किसी अमीर आदमी से, नहीं, बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए आखिर सरकार कहाँ से पैसा लाएगी। और सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो सारे संपत्ति गरीबों से पहले खरीदे, अमीरों से खरीदे और बाद में गरीबों को डोनेट करे। इतनी तो सरकार के पास में पैसा है नहीं। हाँ, कुछ हद तक के उसका दे सकती है पैसा सरकार, लेकिन इतना तो है नहीं कि वो
पूरा उसके मौलिक अधिकार को हनन करके उसके हिसाब से पैसा दे करके वो सारी ज़मीनें खरीद करके गरीबों का कल्याण करे, ये तो संभव नहीं है। उसी तरीके से 1964 में 17वां संविधान संशोधन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय एक्चुअली क्या बात था कि कुछ राज्य में भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे ना, वो कुछ दिक्कत आ रही थी। बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे उनकी ज़मीनों को बहुत आसानी से नहीं लिया जा पा रहा था। इस चक्कर में 17वां का संविधान संशोधन आया, जिसके तहत बोला गया कि जितना भी जो पंजाब राजस्थान के संबंधित जो भूमि सुधार से अधिनियम है उन सारे को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए और कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं कर पाएगी। मतलब कि अभी तक जो 1951 से लेकर के जो अलग अलग समय में केस हुआ और जो सरकार भूमि सुधार से संबंधित कानून बना रही थी उसमें अभी भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण लोग कोर्ट में जा रहे थे। तो फाइनली 17वां संविधान संशोधन में बोला गया कि जो राजस्थान और पंजाब में वो कमियां थी उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, अब वहां पे तो न्यायालय में कोई जा नहीं सकता है। तब आया यहां पे सज्जन सिंह का केस। इसमें उन्होंने क्या किया, ये 1720 नहीं है, 17वां संविधान संशोधन है। इन्होंने 17वां संविधान संशोधन के खिलाफ एक केस डाला, वही अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के अधिकारिता के संबंध में कि कौन ऊपर है। लेकिन फैसला क्या आया, शंकरी प्रसाद जैसा ही बोला कि नहीं भैया 368 के तहत आप 13 में भी संशोधन कर सकते हैं। कारण वही था, सरकार मजबूत, केस उनके पक्ष में। सेम शंकरी प्रसाद के जैसा आया, बोला गया कि नहीं अनुच्छेद 368 जो है वो महान है और अनुच्छेद 13 कमजोर है। 368 के तहत आप संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 13 में, ऐसा नहीं है। चलिए ये आप समझ लें। अब इसके बाद एक विवाद आता है गोलकनाथ। गोलकनाथ क्या था कि दो भाई थे, गोलकनाथ जो थे वो दो भाई थे और इनकी संपत्ति 500 एकड़ से ज़्यादा थी। कितनी थी, 500 एकड़ से ज़्यादा है। कहाँ के थे, पंजाब के दो भाई थे और इनकी संपत्ति, बहुत संपत्ति थी इनके पास में। अब पंजाब में वो एक्ट लाया गया, 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, ठीक है ना। पंजाब में इनकी संपत्ति को लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, उसमें बोला गया कि 30 एकड़ से ज़्यादा जमीन कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए 2 भाई है तो हर एक भाई के पास 30-30 एकड़ का संपत्ति हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब उनकी समझ लीजिए 440 एकड़ ज़मीन सरकार के हाथ में जाने वाली थी। चले गए अपना सिस्टम लेकर के, बोले सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले गए, बोले कि साहब हुजूर हमारे साथ न्याय कीजिए, हमारे पुरखों की इतनी संपत्ति जो है वो सारा का सारा सरकार छीन रही। फिर वही अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 की लड़ाई चल रही। अब तो मौलिक अधिकार की बात रही नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार में लिख दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर संपत्ति हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के लड़ाई फिर वहाँ पे हो गई। इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है, 1967 की आपको पृष्ठभूमि बताएंगे अभी कुछ देर में, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उस समय सबसे बड़ी जजों की संख्या बैठी, 11 जजों का बेंच बैठा और उस समय 11 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे बड़ी संख्या, अभी तक के इतना बड़ा जज का बेंच कभी बैठा ही नहीं था। और फैसला 6-5 से आया, मतलब 6 गोलकनाथ के पक्ष में और 5 उनके अगेंस्ट में। मतलब एक फैसला भी इधर से उधर हो जाता तो कहानी पलट जाती। इन्होंने क्या फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 जो है वो 13 से मुक्त नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन संभव नहीं। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है वो भी अनुच्छेद 13(3) में जो लिखित नियम, विनियम, विधि, अध्यादेश जो है उसी के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि 13 से यह मुक्त है। और 368 के तहत किए गए जितने भी संविधान संशोधन है वो आपके इल्लीगल हैं, जो भी मूल अधिकार का हनन करता है। बात आ रही समझ में। अभी तक के 1951 में देखे चमकम दोराइजन, वहाँ पर तो बोला गया कि चलो ठीक है मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो ठीक है कर दिया। उसके बाद जितना भी हम लोग देखे, बेला बनर्जी केस देखे या उसके अलावा शंकरी प्रसाद का केस देखे, सज्जन सिंह का केस देखे, इन सारे केस में अनुच्छेद 368 को ऊपर बताया गया। लेकिन यहाँ पर गोलकनाथ के केस में अनुच्छेद 13 को बोल दिया गया कि ये ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी नियम, कोई भी विधि द्वारा कोई भी विधि द्वारा आप मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं, और संविधान संशोधन भी एक तरह का विधि ही है। इसलिए यहाँ पर वो सारे कानून को अवैध घोषित कर दिए गए।
लेकिन अगर ये 1951 में पहला केस आया था, अगर उस समय से अवैध घोषित करते तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता और बहुत अस्त व्यस्तता हो जाती। इस कारण ये फैसला जब आया तो उसके पहले वाले फैसले पर लागू नहीं किया गया, बल्कि बोला गया कि आज के बाद आप इस तरीके का कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद जो संपत्ति है वो उसका फंडामेंटल राइट है और उसका अधिकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण समाप्त, सारा कुछ, सारा सिस्टम समाप्त। आप देखेंगे कि यही गोलकनाथ विवाद में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसी विवाद में बोला गया है कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे 1973 में केशवानंदन भारती, वहां पर बोला गया कि नहीं, आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये अभी तक जितने फैसले आ रहे थे उस सबको पलट दिया, सबको कटकुट कर दिया और एक नया नियम लेकर के आ गया कि नहीं भैया, आप मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अतः क्या हुआ कि मूल अधिकार जो है और नीति निर्देशक तत्व में मूल अधिकार एक बार पुनः विजयी हो गया। बात आ गई समझ में? अब समझते हैं कि आखिर वैसी क्या ऐसी बातें थी कि पहले के सरकार, पहले का केस में सरकार का साथ दे रही थी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर सरकार के विरोध में चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो हमने पहले ही बताया कि जब सरकार मजबूत तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा डाउन, और जब सरकार कमजोर तो सुप्रीम कोर्ट शहंशाह। इतना ही नहीं, किसी राज्य में आप देखिए, अगर सरकार कमजोर है, गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका बहुत अधिक आ जाती है। राज्यपाल वहाँ एकदम दहाड़ता रहता है। लेकिन अगर वहीं पर सरकार मजबूत, बहुत ज़्यादा बहुमत में, तो राज्यपाल फिर मेमना बन जाते हैं वहीं पे। तो इस तरीके की बातें होती है। ये पूरे माने देश विदेश हर जगह है, ऐसा नहीं, पूरे विश्व की परिदृश्य की यही कहानी है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, अब हम देखिए समझते हैं। यहाँ पे 1962 में पहली बार तो 1951 में आम चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बन गए 1962 में। और प्रधानमंत्री बने, इसके साथ साथ उस समय राष्ट्रपति जो थे वो कौन बने? राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने। साउथ इंडिया के उस समय इसलिए बनाए गए थे कि चलो भाई, पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हमारे राजेंद्र प्रसाद रहे थे, तो बोला गया कि चलो अब साउथ इंडिया से ले लेते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो बैलेंस बना रहेगा, नॉर्थ साउथ का विभेद ज़्यादा नहीं रहेगा, इस कारण साउथ इंडिया से भी हो गए। तो इस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। अक्टूबर नवंबर के समय में चीन का युद्ध हुआ 1962 में, आपको पता ही है। और उस चीन के युद्ध में सरकार भारत की बहुत बुरी हार हुई, ठीक है ना। उस चीन के युद्ध में जो सरकार भारत की थी वो बुरी हार हुई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो जाती धीरे बाद में। कहा जाता है कि वो चीन का युद्ध का सदमा नहीं सहन कर पाए, क्योंकि चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, और जवाहरलाल नेहरू, भारत जो है वो चीन को बहुत सपोर्ट भी किया था। ऐसा आशा ही नहीं था कि चीन जो है वो भारत पर आक्रमण करेगा और भारत का कुछ हिस्सा कब्जा लेगा। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है और इधर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख के आगे का हिस्सा है, अक्साई चीन वाला, ठीक है। तो उस समय उनके जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो बहुत ही कदावर नेता थे, बहुत ही ताकतवर नेता भी थे, और साथ में वो एक प्रतिनिधि के रूप में भी थे प्रधानमंत्री के। उस समय उनके जैसा योग्य और कोई था नहीं, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट भी रहे थे, डीएम भी रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री भी रहे थे गुजरात के, बम्बई के, जो उस समय तत्कालीन बम्बई था, वहाँ के सीएम भी रह चुके थे। तो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही कदावर नेता थे, लेकिन खुददार भी थे, ये किसी को सुनते नहीं थे, इनको कंट्रोल करना मुश्किल थी। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो के कामराज थे। के कामराज चाहते थे कि एक ऐसे आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाए जो हमारे हाथ के कंट्रोल में हो, और अगर मोरारजी देसाई बन गए तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो जबकि मोरारजी देसाई उस समय के सबसे कदावर नेता थे और पीएम पद के सबसे बड़े उम्मीदवार थे, उसके बावजूद उनको पीएम नहीं बनाया गया। क्या बनाया गया? किनको? लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया पीएम। चलो ठीक है, शांत प्रवृत्ति के आदमी थे बेचारे लाल बहादुर शास्त्री, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। 1965 में वही पाकिस्तान का युद्ध होता है। 1965 के युद्ध में भारत जीत जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की जय 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 जवान जय किसान वाला नारा बड़ा एकदम जय जय करता है। ताशकंद जाते हैं समझौता के लिए, और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब किस परिस्थिति में हुई, कैसे हुई, इसका ना तो कोई इंक्वायरी कमेटी गठित किया गया, ना कुछ किया गया, बेचारे इनकी मृत्यु हो जाती है। चलो वो तो बाद की बात है। ताशकंद फाइल एक मूवी आई थी, उसमें आप
देख सकते हैं उसमें कुछ हद तक के रसिया का भी माना जाता है कि रसिया की जो स्पाई एजेंसी है उसका भी कुछ हद तक का हाथ है। अब तो आप देखिएगा, समझिएगा इसमें क्या कहा जा सकता है। उसके बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने उनके मृत्यु के बाद। उस समय फिर वही बात आ गई, मोरारजी देसाई वही कदावर नेता, प्रधानमंत्री पद के पुनः उम्मीदवार, लेकिन के कामराज जो थे वो चाहते थे कि नहीं भैया उसको बना देंगे तो वो हमारे कंट्रोल में रहेगा नहीं। उस समय एक बड़ा प्रचलित शब्द था गुंगी गुड़िया। क्या? गुंगी गुड़िया। गुंगी गुड़िया का मतलब ये था इंदिरा गांधी के सेंस में। बोला गया कि इंदिरा गांधी को बना देते हैं, ये अपना शांत गुंगी गुड़िया टाइप से रहेगी और इस पर पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा। तो के कामराज इंदिरा गांधी को बनाने के चक्कर में थे और सोचते थे कि उस पर सारा कंट्रोल हम कर लेंगे, लेकिन बाद में आप देखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। 1967 का चुनाव हुआ, कांग्रेस के कामराज जितने भी थे वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई वो चाहते थे कि हम बनेंगे। अब ये 2 फुट हो गया था कांग्रेस में, एक तरफ मोरारजी देसाई और एक तरफ इंदिरा गांधी। तो उस समय कांग्रेस की जीत तो हुई, इंदिरा गांधी जीत गए, लेकिन जो पहले 300 से ज़्यादा सीटें हुआ करती थी, एकदम पूर्ण बहुमत हुआ करता था, अभी भी बहुमत मिला लेकिन सिर्फ 283 सीटें, बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं मिला। और कुछ राज्य 5-6 राज्य ऐसे थे जहां पर सरकार भी बचाने में सक्षम नहीं हुए। आधे मंत्री केंद्र के ऐसे सांसद थे कांग्रेस के जो अपने सीट को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए, आधे मंत्रिमंडल के मंत्री गिर गए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो 2 गुट बन गया था, एक इंदिरा गांधी का, एक मोरारजी देसाई का। तो यद्यपि इंदिरा गांधी सरकार बचाने में सक्षम हो गई, लेकिन सरकार उतना ताकतवर नहीं रहा जितना कि पहले नेहरू के समय हुआ करता था। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? कांग्रेस 283 सीट पर और 6 राज्य में सरकार के गठन तक नहीं हुआ। सरकार यहां पर आ गई कमजोर की स्थिति में। बात आ रही समझ में? ये कब की घटना है? 1967 की घटना है। चलिए ठीक है, हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई। उस समय क्या किया गया? मोरारजी देसाई का तो पीएम बनने का सपना चूर चूर हो गया, वो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन गए। बोला चलो कोई बात नहीं। और उस समय जो इंदिरा गांधी थी वो प्रसिद्ध होते जा रही थी। वो चाहती थी कि हम अपने आप को इस तरीके से डेवलप करें ताकि हम एकदम बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को हासिल कर लें। और इंदिरा गांधी का झुकाव गरीबी पक्ष में कुछ ज़्यादा था। वो चाहती थी कि गरीबों की मदद की जाए, गरीबों को ऊपर उठाया जाए, और इसी चक्कर में वो 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आई, और आप सुने भी होंगे। अच्छा चलिए वो बाद में चर्चा करेंगे। 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आएगी, जिसका प्रमुख मुद्दा था, इंदिरा गांधी सोचती थी कि जो बैंक है, पहले बैंक निजी हाथों में था, जैसे अभी भी कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, सब बहुत सारे बैंकें ऐसी है जो निजी हाथों में है, उसी तरीके से पहले सारा बैंक निजी हाथों में था। तो इंदिरा गांधी सोची कि जो निजी हाथों में बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और आम जनता, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए इसका द्वार खोल देते हैं। बैंक से लोन लेंगे, बैंक से सारा सिस्टम उनको मिलेगा, आम लोगों की भलाई होगी। तो उनके दिमाग में आया कि बैंकों का क्यों ना राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, इंश्योरेंस कंपनियों का क्यों ना राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, गांव के, पहले गांव में लैंड सीलिंग एक्ट था, वही कुछ निश्चित भूमि रखने वाली स्थिति, उसको क्यों ना शहरों में भी लागू कर दिया जाए, साथ में प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया जाए। एक्चुअली प्रीवी पर्स क्या होता था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय आपको पता ही 552 रियासत थे। अब उस रियासत में बहुत सारे राजा महाराजा थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बोला गया कि ठीक है, आप भारत में विलय कर लीजिए, आपको कुछ स्पेशल अमाउंट दिया जाएगा, आपके रहने के लिए, राजकाज के खर्च के लिए, आपके जीवन यापन के लिए अच्छा एक हैंडसम मनी दी जाएगी और आप ऐसे से अपना जीवन गुजारिए। और उसी मनी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। उस मनी को क्या कहा जाता था? प्रीवी पर्स, जो लाखों की संख्या में थी, लाखों की रकम में था, मतलब एक आदमी को लाखों रुपए दिया जाता था। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे, सैकड़ों से ज़्यादा जो राजा थे उनको मिलता था। अब समझ लीजिए उस समय लाखों की रकम जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक मुट्ठी भर के लोगों के बीच में वितरित कर दिया जाता था। तो इंदिरा गांधी सोची यार ये तो गलत चीज़ है, इसको तो वहाँ से हटाना चाहिए, और वो सोची कि प्रीवी पर्स भी समाप्त किया जाना चाहिए। तब वो क्या की कि बिना वित्त मंत्री के सलाह पर बैंक का जो राष्ट्रीयकरण था वो कर दी। बोली चलो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का घोषणा कर दी, ठीक है ना। वहां पर मोरारजी देसाई जो वित्त मंत्री थे उससे सलाह नहीं ली। अब ये सोच करके पूरे कांग्रेस में बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला क्या बात है भाई, आप तो वित्त मंत्री का भी सलाह नहीं लिए, आप तो एकदम तानाशाह बन गए, आपको तो सलाह लेना चाहिए था ना। और इस कारण इंदिरा गांधी के विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई।
यहाँ तक कि के कामराज जो सोचते थे कि गूंगी गुड़िया को हम हैंडल करेंगे, वो भी टेंशन में आ गए। बोले अब क्या यार। उस समय आपके जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और 1967 में के कामराज जो है राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनाते हैं। अब राधा कृष्णन जो है और इंदिरा गांधी, ये दोनों के बीच में थोड़ा झंझट रहा था, क्योंकि वो राधा कृष्णन जो थे वो हर एक बात पे इंदिरा गांधी को टोकते रहते थे। अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि राधा कृष्णन जो है वो ये न रहें। तो जैसे ही राधा कृष्णन की मृत्यु होती है तो उसके बाद जाकिर हुसैन 1969 में प्रेसिडेंट बनते हैं। पुनः तुरंत कुछ समय में जाकिर हुसैन की भी मृत्यु हो जाती है 1969 में। अब जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल लेता है। तो उस समय कार्यवाहक प्रेसिडेंट का कार्यभार जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उन्होंने संभाल लिया। अब 6 महीना के अंदर चुनाव भी कराना रहता है, ये आपको पता ही है। उस समय कांग्रेस जो थी वो नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा कर दी, बोली कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीबी गिरी ही चुनाव लड़े और वही राष्ट्रपति बने, उनका अच्छा बनता था। तो अंदर ही अंदर बीबी गिरी को वो सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी, और वो उनको बोली कि एक काम कीजिए ना, आप राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बन जाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। शुरू में तो मना किए, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के कहने पर उपराष्ट्रपति अपना पद से त्यागपत्र दिए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। पूरे कांग्रेस में व्हिप जारी किया गया। व्हिप क्या होता है? वो होता है कि कांग्रेस कोई पार्टी अपने पूरे सदस्यों को ये बोलेगी कि भाई आप इस एक प्रमुख नेता को वोट दीजिए, मतलब आदेश देगी कि आप इनको दीजिए। उस समय व्हिप जारी किया गया और बोला गया कि नीलम संजीव रेड्डी को ही आप दीजिएगा। और इंदिरा गांधी बाद में खुल करके सामने आ गई और वो लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाइएगा। अब ऐसी स्थिति में पहले राउंड वोटिंग हुई, दोनों का मत बराबर रहा, कोई विजय नहीं हो पाया। दूसरे राउंड वोटिंग हुई और दूसरे राउंड वोटिंग में बीबी गिरी जीत जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं। ये पहली बार ऐसी स्थिति हो रही थी कि कांग्रेस सत्ताधारी दल का प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव हार जाता है, और पहली बार ही दूसरी राउंड की काउंटिंग भी स्टार्ट करनी पड़ी। ये बहुत ही इतिहास बना रहा था उस समय, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है। और ये जब सारा सिस्टम हुआ तो कांग्रेस आ गए गुस्सा में और इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी तो जैसे इंतजार ही कर रही थी, बोली भैया दे दीजिए हमको, मेरा त्यागपत्र दीजिए, हम देखते हैं दूसरा पार्टी बनाते हैं अपना। और उस समय इंदिरा गांधी को कांग्रेस से क्या कर दिया गया? बाहर। अब आप समझ रहे हैं ना क्या स्थिति आ गया। और कांग्रेस हो गया दो भागों में विभक्त, एक आईएनसी को वो बोला गया और एक आईएनसी आर बोला गया। ओल्ड मतलब पुराना वाला और आर मतलब इंदिरा गांधी रूलिंग। और फिर डीएमके के गठबंधन के साथ इंदिरा गांधी सरकार बनाई। लेकिन अब आप समझ सकते हैं डीएम का गठबंधन, एक तो गठबंधन की सरकार, उस समय तमिलनाडु में डीएम के करुणानिधि, उस समय तत्कालीन तमिलनाडु के जो सीएम थे वो डेथ कर गए, और एक करुणानिधि नाम का नेता था जो डीएम के का संचालन अपना देख रहा था। उस समय डीएम के जो है वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर दिया और वो गठबंधन की सरकार बना ली इंदिरा गांधी। क्योंकि जब ये दो भाग में कांग्रेस विभक्त हो गया तो बहुत सारे जो नेता थे अलग हो गए और इंदिरा गांधी के साथ कुछ नेता बच गए। अब वहाँ पर सरकार बनाना असंभव हो गया, ऐसे में डीएम के सपोर्ट किया और वो सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद क्या किया गया कि संसद जो है वो 17 वसान था उसका, संसद का मतलब सत्र में नहीं थी। सत्र कहने का मतलब कार्रवाई जब चलती है तब 2 दिन बाद सत्र शुरू होने वाला था। और 2 दिन पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के थ्रू, बीबी गिरी आपको बताएं कि वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट से राष्ट्रपति बने, बीबी गिरी के थ्रू वो एक अध्यादेश जारी करवाई और उसमें बोला गया कि बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। बैंकों को क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब कहानी शुरू होती है। आरसी कूपर थे, उस समय के बहुत अमीर व्यक्ति थे और कुछ एक बैंक उनके में अच्छे अंशधारक थे। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बोले
कि आखिर भाई 2 दिन पहले ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिए। और इसके साथ साथ वहाँ पर मुआवजा का भी थोड़ा झंझट था, मुआवजा का भी झंझट था। मुआवजा के लिए सरकार बोली कि अगर भाई शांति से आप मान लेते हैं तो आपको एक ठीक ठाक मुआवजा दे देंगे, और नहीं तो ज़्यादा झंझट करेंगे तो एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा और उसके बाद जो फैसला आएगा तो 10 साल बाद आपको मुआवजा देंगे हम। ठीक है, अब वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर के चले जाते हैं। चलिए, ये तो पहला सिस्टम आ गया आपका बैंक के राष्ट्रीयकरण संबंधी। देखेंगे इसका आगे में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, बोलती है कि आपका कंपनसेशन का तरीका सही नहीं है और सरकार हार जाती है। यहाँ पे सरकार क्या हो जाती है? हार जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1967 में सरकार उतना मजबूत नहीं थी तो गोलकनाथ विवाद में सरकार की हार। यहाँ पे दोबारा सरकार ज़्यादा मजबूत नहीं तो दोबारा सरकार की हार। इसके बाद पुनः एक फैसला आता है प्रीवी पर्स के लिए। प्रीवी पर्स में क्या होता था, इसमें एक अच्छी बात थी। इसमें बात थी कि बहुत सारे पार्टी जो है वो प्रीवी पर्स के विरोध में थे। बहुत सारे पार्टी के लोग चाहते थे कि प्रीवी पर्स को बंद कर दिया जाए। और उसमें क्या किया गया कि संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कि अनुच्छेद 291 जो कर मुक्त प्रीवी पर्स है, और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जो प्रीवी पर्स था वो टैक्स फ्री था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और साथ ही साथ यह संचित निधि से दिया जाता था। संचित निधि कहने का मतलब भारत में 3 प्रकार की निधियां हैं, तो संचित निधि पर जितने भी संवैधानिक पद है जैसे राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, राज्यपाल, ये सब जितने भी संवैधानिक पद हैं वो हर किसी का वेतन उसी से दिया जाता है। इस पर कोई संसद में वोटिंग नहीं होती है। उसी प्रकार प्रीवी पर्स से भी संबंधित जो पे था वो सारा का सारा संचित निधि से दिया जाता था, कोई टैक्सेशन नहीं। तो क्या किया गया, और हाँ एक चीज़ और, इससे संबंधित 2 अनुच्छेद था। एक तो 291 अनुच्छेद था जिसमें बोला गया कि टैक्स फ्री है और संचित निधि से दिया जाएगा, और एक 366 अनुच्छेद था जिसमें बताया गया कि राजा की परिभाषा क्या है, किसको किसको दिया जाएगा, राजा के नाम का लिस्ट था वो। इससे संबंधित एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया लोकसभा में और राज्यसभा भेजा गया, लेकिन राज्यसभा में 150 वोट चाहिए थी और 149 वोट मिला, 1 वोट से खारिज कर दिया गया, प्रस्ताव कैंसिल हो गया। यहाँ सपना धूमिल। एक तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत हो गया था, हार गई थी, दूसरा यहाँ पे हार गई। अब क्या कर दी, इंदिरा गांधी एक अधिनियम लाई और उन्होंने वो क्या कर दिया कि 366 में राजा का परिभाषा ही बदल दिया, और उस परिभाषा बदल करके बोल दिया गया कि आज तक के जितने राजा यहाँ पर शामिल थे उस सारे राजा को बाहर कर दिया गया परिभाषा बदल करके। बोले अब कोई यहाँ पर राजा के नाम में शामिल ही नहीं रहेगा तो किसको दिया जाएगा पैसा, प्रीवी पर्स किसको मिलेगा। अब जैसे ही ये नाम बदल दिए, सैकड़ों राजा बाहर हो गए, तुरंत महाराजा सिंधिया जो थे, ठीक है ना, उसमें आप देखिएगा कोर्ट में महाराजा सिंधिया, महाराजा धीराज, पता नहीं क्या 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 नाम लिखा हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट तुरंत फैसला दे दी और बोली कि नहीं, आप जो ये काम किए हैं राजा के परिभाषा में से इन राजाओं का नाम हटा दिए हैं, ये गलत है, असंवैधानिक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस का हार, वहाँ पर इंदिरा गांधी हार गई। आप यहाँ देख रहे हैं तुरंत फटाफट बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कांग्रेस की हार हो गई कि अध्यादेश नहीं ला सकते, कंपनसेशन का तरीका सही नहीं है, हार हो गई। वहाँ पर 366 में राजा का परिभाषा बदलने का कोशिश की, प्रीवी पर्स बंद करने का कोशिश की, वो भी हार हो गए। 2-2 झटका यहाँ पर इंदिरा गांधी को लग गया। अब वो टेंशन में आ गई, अब बोली कि यार अब ऐसे, एक तो गोलकनाथ में झटका लग रखा था, बाद में इधर 2-2 झटका लग गया, अब 2-2 3-3 झटका लग गया। अब इंदिरा गांधी जो है वो अब टेंशन में आ गई। अब बोले कि अब किसी तरीके से अब बदला लेना है हमको सुप्रीम कोर्ट से, अब कैसे ताकतवर बनना है हमको। और वो ये चीज़ को समझती थी कि ताकतवर अगर बनना है तो हमको गरीबों के साथ चलना होगा, और इसी कारण वो गरीबी हटाओ का नारा भी दी। आपको पता होगा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी, ठीक है ना। बाद में इसको भले ही व्यंग के रूप में लिया जाता है, गरीबी हटाओ नहीं गरीबों को हटाओ का नारा दिया गया था, ये तो चलिए व्यंग के रूप में है। लेकिन उस समय फिर वो क्या की इंदिरा गांधी, उसको लगा कि उनको लगा कि अगर हम अभी चुनाव करवा दें तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो 2 भागों में विभाजित हो गई थी, अल्पमत, बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं था, गठबंधन की सरकार थे डीएमके के साथ, बहुत ताकतवर सरकार थी नहीं। तो वो सोची कि क्यों ना अभी ही सरकार चुनाव करवा देते हैं।
तो जो चुनाव 1972 में होने वाला था, 1967 के बाद जो 1972 में चुनाव होने वाला था 5 साल बाद, उसे 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया गया। हाँ, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा है स्थिति प्राप्त या ऐसा उसको शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो चुनाव पहले भी करवा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नरेंद्र मोदी चाहें कि जो बाद में चुनाव होने वाले हैं 2024 में ना, वो जो चाहें तो जो 2023 में उसका चुनाव करवा सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी हर किसी को बोली कि देखो भाई, अब हम क्या करें, हम तो इतने सारा नियम ला रहे हैं, प्रीवी पर्स हटाने का नियम ला रहे हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का नियम ला रहे हैं, सब कुछ इतना सारा नियम ला रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आ जा रही है और सुप्रीम कोर्ट सारे नियम को ख़त्म कर दे रही है। अब हम क्या करें बताओ, हमें जिताओ फिर। और उस समय ऐतिहासिक जीत हुई इंदिरा गांधी की, 352 सीट उस समय जीती। पिछला बार आपको याद होगा 283 सीट ही जीती थी कांग्रेस, इस बार 352 सीट जीती और बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ ये सरकार बनाई। ऐसी स्थिति में बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो चुनाव हार गए, बहुत सारे राजा महाराजा, क्योंकि गरीबों का उनके अगेंस्ट में दिमाग बन चुका था। और उसी समय क्या होता है कि इंदिरा गांधी को यहाँ तक है कि जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने भी उनको बोला था कि भाई ये तो दुर्गा के अवतार है। पता नहीं सही है या गलत है, कहीं हम सुने थे तो हम आपको बता दे रहे हैं। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। उस युद्ध में 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया जाता है। अब 1965 में पाकिस्तान से को हराया गया था लाल बहादुर शास्त्री के समय। उसी तरीके से 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया गया और एक दूसरा देश बना दिया गया। और इस देश में ना तो अमेरिका कुछ बोल पाया। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, उस समय इंदिरा गांधी जो है वो रसिया के बहुत साथ मतलब आसपास में थे। रसिया का बहुत सपोर्ट था, एक दूसरे के बीच में संधि हुआ था। तो न रसिया के कारण अमेरिका कोई भी जो दुनिया के अलग अलग देश थे वो कोई इस चीज़ पर कोई एक कमेंट नहीं दे सका। ये थी ताकत इंदिरा गांधी की। काफ़ी ताकतवर सरकार के रूप में वो आई थी उस समय। ये जीत गए। अब इसके बाद उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी, पूरा देश में जय जयकार हो रहा था। अब वो सोची कि अच्छा, अब हम सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेते हैं। 1 साल के अंदर खटाखट 6-7 संशोधन कर दी, 24 से लेकर के 29 संशोधन, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके 1 साल के अंतर्गत इतने संविधान संशोधन ले आई। खट 24वां संशोधन किस लिए था? तो गोरखनाथ था, गोरखनाथ लिखा गया, सॉरी, गोलकनाथ के फैसला को पलटने के लिए। 25वां संविधान संशोधन बोला बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए, संविधान में ही लिख दिया। अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अगर आप संविधान में लिख दें, पूरा संविधान ही पलट दें, तो सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। 26 में प्रीवी पर्स, 26वां संविधान संशोधन प्रीवी पर्स के समाप्ति के लिए। ये सारे, अब ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ठीक है ना। 1971 में ये सब इतने सारे संविधान संशोधन ले आए खटाखट। अब भाई इतना सारा संविधान संशोधन आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट भी टेंशन में आ गया। वो भी मौका का तलाश कर रहा था कि भाई अब एक मौका मिलना चाहिए जहां पर हम कुछ सबक सिखाएं। पर देखिए आगे किस तरीके से स्थितियां चेंज होती है। अब हमने बताया कि 24वां, 25वां, 26वां ये सब लगातार संविधान संशोधन लाया गया। तो इसमें क्या था? तो 24वां संविधान संशोधन में इससे पहले जो हमने देखा था कि गोलकनाथ में क्या बोला था, गोलकनाथ में बोला था कि आर्टिकल 368 जो है वो 13 से ऊपर नहीं है। मतलब आर्टिकल 368 के तहत जो कानून नियम जो आप बना रहे हैं वो 13 पर लागू नहीं हो सकता है। इसके अंतर्गत 368 के अंतर्गत अगर कोई कानून बनाते हैं और वो मौलिक अधिकार का जिस हद तक के हनन करेगा उस हद तक के वो अमान्य हो जाएगा। मतलब 13 ऊपर है। यहाँ पर क्या करी इंदिरा गांधी कि एक काम करी कि अभी तक तो 13(3) तक सब आर्टिकल था, 13(3) जिसमें लिखा गया था कि नियम क्या कहलाएगा, कानून क्या कहलाएगा, हमने देखा था पहले। इसमें क्या करी कि 13(4) एक आर्टिकल सब आर्टिकल ले आई और इसमें बोल दी कि भाई अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 368 से कोई संबंध नहीं है। खत्म कहानी। अब अनुच्छेद 368 से कोई संबंध ही नहीं है। और 368 में बोल दी कि
368 में 4 लाई सब आर्टिकल, और उसमें बोल दी कि आपका अनुच्छेद 13 से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से एकदम दोनों को अलग अलग कर दी, बोल दी अब कोई झंझट का कोई बात ही नहीं है। और एक और चीज कर दी कि संसद अगर चाहे तो मूल अधिकार को कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, या पूर्ण रूप से खत्म कर सकती है। संसद के पास में पूरा ताकत, मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे संविधान को ये कंट्रोल कर ली, तानाशाह रूप यहां पर उनका पैदा हो गया। कल के डेट में जो वो चाहे वो काम कर सकती थी। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना दबाव आ गया, क्योंकि संविधान के अंतिम व्याख्या कौन है, व्याख्या करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर पूरा संविधान ही इंदिरा गांधी के कंट्रोल में, बोल दी कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मूल अधिकार का हनन करना रहे कर दे। आप देखेंगे इमरजेंसी के समय किस तरीके से मूल अधिकार का हनन किया गया था। ठीक है, ये हो गया 24वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन। तो 25वां किस लिए लाया गया, तो 25वां लाया गया वही अनुच्छेद 31 में एक 31C जोड़ा गया, और बोला गया कि अनुच्छेद 39B और C के अंतर्गत अगर कोई कानून है या कोई नीति निर्देशक तत्व है और उसे लागू करने के लिए कोई कानून अगर बनाया जा रहा है, तो वो अनुच्छेद 14, 19 और 31, सॉरी 123 नहीं 31 के जो मूल अधिकार है उससे ऊपर होगा। मतलब यहाँ पर वो क्लियर बोल दी कि नीति निर्देशक जो है वो मूल अधिकार के ऊपर होगा। लिख दी, संविधान में लिख दी, अनुच्छेद में लिख दी, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही लिख दी। अब आप कैसे जाइएगा। और क्षतिपूर्ति, पहले तो क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था था कि विधि के हिसाब से दिया जाएगा, स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठेगा, लेकिन अब बोल दी कि नहीं, अब जो सरकार चाहेगी वो क्षतिपूर्ति के बदले आपको रकम दे दिया जाएगा, साथ में न्यायालय में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था 25वां संविधान संशोधन में कर दिया। बात आगे समझे। 26वां संविधान संशोधन में 362 और 291 संविधान से हटा दिया, बोला हटाओ। 362 391 किससे था, 291 किससे संबंधित था, तो प्रीवी पर से। 291 में लिखा हुआ था कि संचित निधि से पैसा दिया जाएगा और ये टैक्स फ्री होगा राजाओं का। और 360 में राजा का परिभाषा बदल दिया गया और उसमें बता दिया गया कि अब राजा का मतलब वो आदमी नहीं है जिसे पैसा मिलता है, राजा का मतलब वो आदमी है जिसे पैसा दिया जाता था। मतलब अब पैसा देने का सिस्टम खत्म, संविधान में संशोधन ही कर दिया गया, खत्म, अब नहीं दिया जा सकता पैसा। खट 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 इतना सारा वो संविधान संशोधन ले आई और पूरा प्रीवी पर्स का मामला खत्म कर दी। उसका बाद ये जो 25वां संविधान संशोधन था बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित, उसका मामला खत्म कर दी, गोलकनाथ का मामला खत्म कर दी। अब पूर्ण रूप से एक ताकतवर तानाशाह के रूप में छवि इसका उत्पन्न हो रहा था। उसके साथ साथ 29वां संविधान संशोधन आया 1972 का। इसमें क्या किया गया कि केरल भूमि सुधार से संबंधित कुछ व्यवस्था था, वही भूमि छीनने से संबंधित। इसमें क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया निर्णायक मोड़ आया। केरल में एक मठ के मठाधीश थे जिसका नाम था केशवानंद, उस समय शंकराचार्य के पद पे थे, केशवानंद। ठीक है, सॉरी ये बाहर का कुछ बिकने का आवाज आ रहा है तो उस पर ध्यान ना दीजिए। केशवानंद थे। अब वहां पर भूमि सुधार जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत बोला गया कि कोई भी मंदिर मस्जिद या कोई किसी भी चीज का जो मैनेजमेंट, जो पूरी संपत्ति है, उसके अधिकार सरकार के पास में आ जाएंगे। और जो केशवानंद थे वो मठ के अंतर्गत जितनी संपत्तियां थी उनके जो मैनेजमेंट था उनसे अधिकार छीन लिया गया। अब जैसे ही अधिकार छीन लिया गया तो केशवानंद आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप कई बार सुन वही है। केशवानंद कौन थे, तो मठ के एक मैनेजमेंट करता थे, मैनेजर थे, जिनके पास में बहुत तथाह संपत्ति थी। तो स्वामी केशवानंद के मठ की संपत्ति के मैनेजमेंट का अधिकार छीन लिया गया 1972 के केरल के भूमि सुधार अधिनियम के तहत, जो 29वां संविधान संशोधन था। इसके अगेंस्ट वो कोर्ट में चले गए। क्या बोले कि भैया हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 25 में तो दिया गया है, अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 में, कि हम अपने संपत्ति का किसी तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें दी हुई है। तो फिर हमें आप ये अधिकार कैसे छीना जा रहा है मेरा। और इसके साथ साथ वो अपना सपोर्ट भी लिए, गोलकनाथ का आधार दिए,
बोले कि गोलकनाथ में भी तो बोला गया था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, ये सबको बोला कि नहीं ये अवैध है और इसको हटाइए। और एक साथ गोलकनाथ, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, खुद का 29वां संविधान संशोधन, ये सारे केस को लेकर के एक साथ कोर्ट में चले गए। अब बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, गोलकनाथ का भी विवाद था, 11 जजों की बेंच बैठ चुकी थी उस समय। अब हो सकता है कि इसका जज का फैसला भी बदलना पड़े, पुराने सुप्रीम कोर्ट का। अब ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच बैठी, जो आज तक के सबसे बड़ी जज, उस समय 13 ही जज थे सुप्रीम कोर्ट में, 13 जजों की बेंच बैठी, क्योंकि हो सकता था कि फैसला बदला भी जाए। और इस जो पैनल था, इसका फैसला 7:6 में आया, मतलब 7 लोग यस किए और 6 लोग नो किए। और ये फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया। पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ध्यान रहे, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया और ये भारतीय संविधान के भविष्य का बहुत जबरदस्त निर्धारण करता है। एक निर्णायक मोड़ था जो आगे के पूरे सरकार को और पूरे न्यायपालिका को कंट्रोल करने की स्थिति में था। पूरे संविधान को ये व्याख्या किया, ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ आया। अभी तक कभी क्या होता था कि कभी सरकार कमजोर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर, सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार मजबूत हुई तो सुप्रीम कोर्ट नीचे, ये स्थिति होती थी। यहाँ पर एक बहुत संतुलित फैसला दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि अब भैया जी आप लोग क्यों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का लड़ाई करते रहते हो हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब सरकार है तो गरीब का कल्याण भी करेगी ना। गरीब का कल्याण कहाँ से करेगी सरकार, बताइए, उसके पास संपत्ति कहाँ से आएगा। तो अगर गरीब का कल्याण भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि लोगों का भलाई अवरुद्ध होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और होना चाहिए कि भाई संसद पूर्ण रूप से कंट्रोल, क्योंकि हम लोग देखे थे पिछले संविधान संशोधन में 25वां में कि संसद बोली थी कि वो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी मूल अधिकार को संशोधन कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और न्यायालय में इसके विरुद्ध में कोई फैसला भी नहीं जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन भी नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ का मतलब है कि संसद सबसे ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि देखिए भैया, ऐसा भी स्थिति न होना चाहिए कि संविधान पूर्ण रूप से संसद के कंट्रोल में हो, और ऐसा भी स्थिति न होना चाहिए कि मूल अधिकार के कारण लोगों की भलाई अवरुद्ध हो, मतलब लोक कल्याण की काम अवरुद्ध हो। अब हमको दोनों के बीच में एक संतुलित फैसला लेना है। और इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन को सही करार कर दिया। बोला कि इंदिरा गांधी जो संशोधन करी है वो सही है। और 29वें संविधान संशोधन को, ये जो गोलकनाथ का जो आधार था उसको खारिज कर दिया गया। बोला कि ऐसा नहीं, जो गोलकनाथ बोलते हैं कि मौलिक अधिकार में बिल्कुल संशोधन नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 13 ऊपर है और अनुच्छेद 368 नीचे है, संशोधन कर ही नहीं सकते, ये गलत है। और बोला कि आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप ये बोले हैं कि हम न्यायिक पुनर्विलोकन होगा ही नहीं, किसी न्यायालय में हमारे कानून के अगेंस्ट में कोई जाएगा ही नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार वो 24वां, 25वां, 29वां सब संविधान संशोधन को सही वैधानिक बोल दिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 25वां संविधान संशोधन के 31 ग का सब आर्टिकल 2 जो है खारिज कर दिया गया, जिसमें यह बताया गया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। एक मिनट देख लीजिए आप, हमने पहले बताया था इस चीज के बारे में, कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए ये पॉइंट देखिए, ये जो है 31C में एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये जो है कि न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट को खारिज कर दिया गया। बोला कि ये सब ठीक है, आपका मान लिया 29B और C के ऊपर मूल अधिकार आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको न्यायालय में चैलेंज जो नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कोई भी काम कीजिए, लेकिन न्यायालय में चैलेंज वो किया जा सकता है। और इस तरीके से हमने देखा कि केशवानंदन जो भारतीय विवाद था, वो एक बहुत जबरदस्त लैंडमार्क केस आया। गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया कॉन्सेप्ट आया। बोला कि आप कहीं भी चाहें तो संविधान में संशोधन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
न्यायिक पुनर्विलोकन को ख़त्म नहीं कर सकते। ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का कभी नहीं ख़त्म कर सकते। अब सरकार पूछी कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सुप्रीम कोर्ट बोला कि समय समय पर जब जब आप कानून बनाएंगे हम अपने हिसाब से चेक करेंगे और जब जब समझ में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है का हनन हो रहा है तब तब हम ख़त्म करेंगे। तो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, जिसके अंतर्गत एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 को अवैध घोषित कर दिया गया। जैसे लोकतंत्र ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पंथ निरपेक्ष संविधान का। कल के डेट में अगर कोई सरकार चाहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए या मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे ये एक ऐतिहासिक फैसला था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें उस समय गोलकनाथ विरोध में क्यों गए, केशवानंदन भारती विवाद क्या है, किस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हो गई। चलिए कुछ और देख लेते हैं मुद्दा इसमें। ये देखिए एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ अभी जो रिसेंटली हमने देखा, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई जो भी चीफ जस्टिस थे, वो अपने रिटायरमेंट के समय में कुछ इतिहास रचने का कोशिश करते हैं। राम मंदिर से विवाद संबंधित दे दिए, बहुत सारे ट्रिपल तलाक से संबंधित विवाद दे दिए, ऐसे बहुत सारे फैसला दे दिए, ठीक है ना, विवाद नहीं सॉरी फैसला दे दिए। उसी तरीके से जो 24 अप्रैल को ये फैसला आने वाला था, उस दिन जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सीकरी थे, उनका रिटायरमेंट होने वाला था। वो भी सोच रहे थे कि भाई हम जाने से पहले कुछ इतिहास बनाकर जाएं, और सच में वो इतिहास बना दिए। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा गेम प्लान स्टार्ट होता है। उसमें क्या स्टार्ट होता है कि सीकरी के मृत्यु के बाद बनाए गए एएन रे मुख्य न्यायाधीश, और एएन रे वही व्यक्ति थे जो 7 और 6 के फैसला में जो 6 के तरफ थे। मतलब जो सरकार को, इन्होंने जो 7 लोग जो सरकार को ये बोले कि न्यायिक पुनर्विलोकन का या सरकार के विरोध में जो फैसला दिए थे ना, ठीक है ना, उनमें से नहीं, जो सरकार के सपोर्ट में फैसला दिए थे उसमें से एक थे एएन रे। तो ऐसे अमूमन एक बार जवाहरलाल नेहरू भी न्यायपालिका में अपना ये प्रभुत्व स्थापित करने का कोशिश किए थे, और वो भी एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो एक पहले तो ऐसे नियम था कि वरिष्ठतम, जो सबसे वरिष्ठ जज होते थे, उनको ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे जज को बनाने का कोशिश किए, देखिए मुझे नाम याद नहीं है, एक ऐसे जज को बनाने का कोशिश किए जो वरिष्ठ नहीं थे, उससे ज़्यादा सीनियर जज बैठे पड़े थे। अब ये जो जब हस्तक्षेप करने का कोशिश किए तो जिसको बनाना चाहते थे मुख्य न्यायाधीश, वो और उसके अलावा जितने भी पैनल के सदस्य थे वो सारे का सारे इस्तीफा दे दिए थे, और अंत में जो सीनियर मोस्ट जज थे वही मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन यहाँ पे कहानी उलट गई। इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत में थी, बहुत ताकतवर सरकार था, और जो सीनियर जज थे उनको मुख्य न्यायाधीश न बना करके एएन रे, जो इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला किए थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और इसके बाद एक और बार ऐसी घटना हुई कि जब इंदिरा गांधी जो है वो क्या बनाए, वैसे न्यायाधीश को बनाए जब जो उनको सपोर्ट किया और वो सीनियर नहीं था। इस तरीक़े से 14वां, 15वां, 16वां ये सब जितने भी न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश थे जो इंदिरा गांधी को केशवानंदन भारती विवाद में सरकार को सपोर्ट किया था, वो बनाया गया। अब जैसे ही एएन रे मुख्य न्यायाधीश बने, वो तुरंत केशवानंदन भारती विवाद के लिए को रिव्यू करने के लिए एक पीठ का गठन किए। बोले कि अब इसको रिव्यू करके सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि पहले तो सरकार अंशतः सफल हुई और अंशतः हार गई। कुछ हद तक के सफल थी और कुछ हद तक के वो हार गई, क्योंकि सरकार के कोई भी कानून को जुडिशियल रिव्यू से ऊपर रखा गया, सॉरी ऊपर नहीं रखा गया, मतलब जुडिशियल रिव्यू को ऊपर रखा गया। ये यहाँ पर आए। इन सब मामलों में जितने सारे हम लोग देखे, इसमें एक वकील बहुत महत्वपूर्ण थे, पालकी वाला। पालकी वाला वकील जो थे वो सरकार को बहुत चना चबाए, मतलब बहुत सरकार को पछाड़े हैं, बहुत सुप्रीम कोर्ट में दलील दिए, और इनके दलील को काट करना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता था। पालकी वाला बोल दिए कि भैया बिना जुडिशियल रिव्यू के पिटीशन दायर किए हुए आप केशवानंदन पर रिव्यू कैसे कर सकते हैं।
ये तो असंवैधानिक है। और मजबूरन जस्टिस जो चीफ जस्टिस A.N. रे थे, इनको वो रिव्यू पिटीशन खारिज करना पड़ गया और वो पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ गया। तो ये सारा सिस्टम था, केशवानंदन को भी कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। साथ ही में इतना ही नहीं, ये जितने जज जो बन रहे थे, आपातकाल के समय भी ये जज थे, और उस समय आपातकाल के समय सुप्रीम कोर्ट जो थी वो सरकार के साथ थी, ना कि जनता के साथ थी। यहाँ तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक मामला आया था जबलपुर में, शुक्ला वर्सेज SDM जबलपुर के नाम से। वहाँ पर जनता के अधिकार को हनन कर दिया गया था, जनता के अधिकार को छीन लिया गया था। वहाँ पर सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर उसका साथ दे रहा था। फाइनली आप देखेंगे कि उस समय तक तो सरकार के कंट्रोल में सुप्रीम कोर्ट चलता था, जिसको चाहती थी सरकार उसको न्यायाधीश बना देती थी, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट खुद एक पैनल का गठन किया और उसमें पूरे सहमति से यह बनाया गया नियम कि नहीं, अगले बार से वरिष्ठ जज ही, वरिष्ठतम नहीं वरिष्ठतम जज ही मुख्य न्यायाधीश बनेगा, सरकार का कंट्रोल इस पर नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी बताया 1975 में जस्टिस रे द्वारा, M.N. रे द्वारा केशवानंदन का रिव्यू स्टार्ट किया गया, 13 जज का बेंच बैठाया गया, परंतु बिना याचिका पिटीशन के इसे भंग करना पड़ गया। और उसके बाद जब ये सारा चीज आया तो 42वां संविधान संशोधन आया 1946 में, और उसमें बोला गया कि 368 जो है, देखिए ये फिर वही चीज आ रहा है जो केशवानंदन भारती विवाद में बोला गया था कि आप जो है इतना ज़्यादा, मतलब संसद इतना ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है कि कुछ भी संशोधन कर सकती है, इतना भी ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन में, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 में आया। इसमें यह लिखा गया कि 368 के तहत जो संशोधन कर सकते हैं उसका कोई सीमा नहीं है, मतलब असीमित ढंग से हम 368 के तहत संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अब ये फिर तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म दे रहा था, और इसी में आया मिनर्वा मिल विवाद 1980। ठीक है, और उसमें बोला गया कि देखिए बात ऐसा है, ये क्या किया था एक्चुअली, केशवानंदन भारती विवाद के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को और इनलार्ज करने का काम किया था, मतलब एक केशवानंदन को सपोर्ट ही किया है। बोला कि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार ये दोनों संतुलित होना जरूरी है, इसको एक रथ के दो पहिए के समान माना जा सकता है, अगर एक भी डगमगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ तो मूल अधिकार भी जरूरी है ताकि व्यक्ति का हर तरीके से विकास हो सके, और दूसरी तरफ से नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन भी जरूरी है ताकि समाज के दलित, पिछड़े वर्ग, असहाय वर्ग का कल्याण हो सके और सरकार उस दिशा में बहुत सारा कदम उठा सके। नीति निर्देशक तत्व के तय लक्ष्य जो मूल अधिकार को प्राप्त किए बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। अर्थात अगर आप सिर्फ नीति निर्देशक तत्व दे रहे हैं और वहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ले रहे हैं तो भी नीति निर्देशक तत्व बेकार है, और मूल अधिकार बहुत दे रहे हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो वहाँ भी कोई मतलब है। मतलब दोनों को एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। और उसमें एक चीज़ ये बताया गया कि संसद अगर नीति निर्देशक तत्व को लागू करना चाहती है तो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। ये मिनर्वा बिल का मामला था। बामन राव मामले में क्या आया 1981 में, इसमें इन्होंने बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है आप कर सकते हैं, संभव है, ऐसा नहीं, कोर्ट की शक्ति को कोई नहीं छीन सकता है, मूल ढांचा बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 1973, वही दिन जिस दिन केशवानंदन भारती का विवाद आया, बोला कि उसके पहले अगर कोई भी नियम आया है तो उस पर हम नहीं कर सकते, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन उसके बाद जितने भी नियम कानून आएगा, यहाँ तक के कि अनुसूची 9 भी आएगा, उसको भी बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि 368 जो है असीमित है, कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकता है, लेकिन मिनर्वा मिल में भी इसको गलत साबित किया, बोला कि नहीं, आप मूल अधिकार के मूल ढांचा को नहीं बदल सकते, कहीं भी संशोधन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी ज़्यादा संशोधन नहीं करिए कि आप वहाँ पर संविधान को ही बदल दीजिए। इसका मतलब कि आपके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, न कि संविधान में निर्माण करने की शक्ति है। संविधान निर्माण करने की शक्ति तो संविधान सभा के पास थी, वो संविधान निर्माण करके चला गया। अब आप सिर्फ संशोधन कर सकते हैं, संविधान को बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई और बताया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी नियम आते हैं, कोई भी कानून आते हैं,
यहाँ तक कि 9वीं अनुसूची जिसको बताया जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, उस पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यद्यपि अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं किया जाना जरूरी है तो न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो अब हमारा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में समन्वय स्थापित किया गया और किस तरीके से इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके संविधान के मूल ढांचे को व्याख्यात किया गया। इस तरीके से हमने देख लिया कि आज का जो हमारा प्रेजेंट स्थिति है संविधान का, मूल अधिकार और मूल नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों के बीच में संतुलन है। सरकार युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है मूल अधिकार पर। यहाँ तक कि सवाल भी आता है बहुत सारा कि अगर मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में टकराव आ जाए तो कौन सा होगा। तो अगर 39B और C नीति निर्देशक तत्व है तो उसके लिए ये मूल अधिकार से ऊपर हो जाएगा, मतलब वहाँ पर नीति निर्देशक तत्व ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा डायरेक्ट केस से पूछा जाता है बामन राव मामला कब आया था, किससे संबंधित था, केशवानंदन भारती किससे था। इसके अलावा बहुत सारे और भी विवाद हैं, वो कभी किसी और दिन अलग दिन उसके बारे में व्याख्या कर देंगे। जैसे मेनका गांधी विवाद था, और भी विवाद है जो अलग अलग पासपोर्ट, ये जो मेनका गांधी विवाद था ये पासपोर्ट से संबंधित विवाद था, ठीक है। तो इसके बारे में अलग कभी चर्चा कर देंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।